इस वीडियो में हम लोग केपलर के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है? किसी भी ग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है वो क्या होता है? उसकी जो त्रिज्या होगी, मतलब कि जो सूर्य से दूरी होगी, उसका माध्य दूरी उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। उसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर व्युत्पत्ति करेंगे। तो व्युत्पत्ति के लिए सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर क्या है, एक वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहा है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो मान लो यहाँ पर हमारे ये सन है, जैसे ये क्या है, ये अर्थ हो गया इसके, या कोई ग्रह है जो इसके चक्कर लगा रहा है, और इससे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, माध्य दूरी r है। तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले कहते हैं माना कि m द्रव्यमान का एक ग्रह सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगा रहा है। अब यदि सूर्य का द्रव्यमान क्या बोलते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं। यदि सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल M है तो जो है क्या बोलते हैं, हर एक पिंड क्या एक दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। तो जो सूर्य है वो और पृथ्वी दोनों के बीच क्या लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सूर्य द्वारा ग्रह पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल F क्या लिखा जाएगा हमारा, इसका व्यंजक होता था G कैपिटल M दोनों द्रव्यमान बटे दूरी का वर्ग, मतलब r का वर्ग। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब क्या है, हम लोग को पता है जब भी वृत्तीय मार्ग में गति होती है तो क्या होता है, वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए जो कण है उसके पास क्या है, एक आवश्यक बल होता है जो कि वृत्तीय मार्ग में गति करने का वो क्षमता प्रदान करता है। उसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल ही वो बल होता है जिसके कारण जो कोई भी कण या कोई भी ग्रह जो है वृत्तीय मार्ग में गति कर पाने के लायक होता है। तो क्या है, यहाँ पर हम लोग के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और वो जो है अभिकेंद्रीय बल लग रहा है उधर साइड से। तो क्या हो जाएगा, तो अभिकेंद्रीय बल क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये होता है F बराबर M जो द्रव्यमान है v वेग का वर्ग बटे r, mv स्क्वायर बाय r। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब हम यहाँ क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है और ये अभिकेंद्रीय बल जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक जो है अभिकेंद्रीय बल, जो कि इन दोनों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, किसके, सूर्य और ग्रह के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्राप्त होगा अभिकेंद्रीय बल जो हो। तो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर कर देते हैं, बराबर समीकरण 2। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r का वर्ग बराबर हो जाएगा अपना mv स्क्वायर बाय r। अब यहाँ से एक आर यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से एक स्मॉल m कट गया, बचा क्या, G m इधर बटे में r और क्या है v का वर्ग आ गया। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं v का वर्ग बराबर G इंटू m बाय r। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। अब हम लोगों को एक चीज़ पता है कि जो ये क्या है, रेखीय वेग है। रेखीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग गुना जो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है। क्योंकि रेखीय वेग क्या होता है अपना, कोणीय वेग गुना वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। W क्या है यहाँ, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग
और r है वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। और v क्या है, यहाँ पर रेखीय वेग है। ये संबंध है जब एक समान वृत्तीय गति हो रही होती है तो। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते, समीकरण 3 किस प्रकार से लिखा जा सकता है, समीकरण 3 से यहाँ जो v स्क्वायर है इसकी जगह हम लोग क्या है तो ओमेगा आर का वर्ग लिख देते हैं। तो ओमेगा आर का वर्ग क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M बटे R। अब इस वर्ग को खोल लेते हैं तो वर्ग क्या हो जाएगा, ओमेगा वर्ग आर का वर्ग बराबर कैपिटल G M बाय R। इसको क्या करते हैं, हम लोग को इसको देते हैं समीकरण 4। और हमको क्या पता है, हम जानते हैं जो ओमेगा होता है, ओमेगा का मान क्या होता है 2 पाई बटे टी। टी क्या है, आवर्तकाल हो जाएगा, 2 पाई एक नियतांक है। यह इस केस में हम लोग टी को क्या है, ग्रह का जो है परिभ्रमण काल कहेंगे, ग्रह का परिभ्रमण काल। ये मान ओमेगा का समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 पे मान रखने पर हम लोग क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह 2 पाई बाय टी का वर्ग गुना में है आर का वर्ग बराबर GM बाय R। अब इसको वर्ग को खोल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, पाई का वर्ग पाई वर्ग, टी का वर्ग R का वर्ग बराबर है GM बटे R। इसको और देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टी का इसको जो है तिर्यक गुणा कर दे, तिर्यक गुणा करने पे हो जाएगा GM टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर R का क्यूब। अब जो ये क्या है G इंटू एम एक नियतांक है तो इसको नीचे पक्षांतर कर देते, टी का वर्ग क्या आ जाएगा हमारे पास 4 पाई R स्क्वायर बटे G इंटू एम और यहाँ पर R का क्यूब है। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 पाई R स्क्वायर क्या है एक नियतांक है और G क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, M है जो M क्या है सूर्य का द्रव्यमान होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है नियत है, तो ये क्या है एक नियतांक है। तो इसको पहले समीकरण 5 देते हैं। समीकरण 5 में जो हमारा 4 पाई स्क्वायर G इंटू एम है ये क्या है एक नियतांक है, इसलिए इसको किस नियतांक से, एक नियतांक K से रिप्लेस कर देते। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, टी स्क्वायर बराबर K R का क्यूब। अब इस नियतांक को हटा देंगे तो क्या यहाँ से क्या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। यही क्या था हमारा केपलर का तृतीय नियम था। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अतः किसी ग्रह का परिभ्रमण काल क्या होता है, उस ग्रह परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के जो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या रहेगा उसके या जो उस सूर्य से दूरी है उसके घन के अनुक्रमानुपाती होगा।